1 फरवरी 2026 एक बार फिर देश की निगाहें बजट ब्रीफकेस पर टिकी होंगी। पिछले 12 साल 14 बजट, बड़े बड़े ऐलान और कई ऐतिहासिक फैसले। कभी टैक्स में राहत तो कभी महंगाई की चोट। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मोदी सरकार का 15वां बजट आम आदमी की जेब को सुकून देगा या मिडिल क्लास का सिरदर्द फिर बढ़ेगा। नौकरी पेशा, किसान, युवा, बुजुर्ग, किसके लिए खुलेगी खुशियों की पोटली और किस पर पड़ेगी बजट की मार, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए पिछले कुछ सालों का मोदी सरकार के बजट का लेखा जोखा आपके सामने रखते हैं। मोदी सरकार साल 2014 से अब तक कुल 14 बार बजट पेश कर चुकी है, जिनमें चुनावी सालों में पेश किए गए 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं। पहले अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लगातार 5 बार बजट पेश किया। लोकसभा चुनाव के कारण फरवरी 2019 में अंतरिम बजट पेश किया गया, जिसके बाद जुलाई 2019 में पूर्ण बजट प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13वां बजट था। वहीं 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने 14वां बजट पेश किया था। अब फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का 15वां बजट पेश करने जा रही हैं। ये फुल टाइम महिला वित्त मंत्री के रूप में उनका 9वां बजट होगा। लोगों की इस बार बजट में सरकार से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस बार का बजट आम आदमी के लिए खुशियां लाएगा। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों पर आप नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं साल 2014। वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। मध्यम वर्ग को राहत पर खास फोकस किया गया था। आयकर छूट सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई थी। वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए और सेक्शन 80C का डिडक्शन 1.1 लाख रुपए से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया गया था। साल 2015 का बजट भी उस समय वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने ही प्रस्तुत किया था। वेल्थ टैक्स को खत्म किया गया। 1 करोड़ रुपए प्लस आय पर सरचार्ज को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज टैक्स फ्री किया गया। एनपीएस निवेश पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट अनाउंस हुई। हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया। बचत और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस किया गया। साल 2016 का बजट भी उस समय वित्त मंत्री रहे दिवंगत अरुण जेटली ने ही प्रस्तुत किया था। टैक्स पेयर्स यानी करदाताओं को राहत पर किया गया था फोकस। 5 लाख रुपए से कम आय वालों को टैक्स रिबेट 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई। किराएदारों के लिए ATGG की छूट 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी गई और 1 करोड़ प्लस रेवेन्यू पर सरचार्ज 15% कर दिया गया। साल 2017 की हाइलाइट्स अब आपके सामने है। अरुण जेटली ने ही साल 2017 का बजट पेश किया था। ऐतिहासिक बदलाव जरूर किए गए। पहली बार आम बजट और रेल बजट को एक साथ पेश किया गया। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की रेवेन्यू पर टैक्स दर 10% से घटाकर 5% कर दी गई। 12,500 रुपए तक टैक्स रिबेट दिए गए। राजनीतिक दलों के लिए नकद चंदा सीमा 2,000 रुपए की गई। साल 2018 में अरुण जेटली ने फोकस किया सैलरी क्लास और MSME पर। वेतन भोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपए किया गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। सीनियर सिटीजन्स की ब्याज आय छूट जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। LTCG टैक्स को 1 लाख रुपए प्लस पर 10% किया गया। MSME जो कि 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक की एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए टैक्स 25% किया गया। 2019 का पूर्ण बजट अगर आप देखेंगे तो वो पेश किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। टैक्स रिबेट को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए पर लाया गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए किया गया। किराए पर TDS सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए की गई। उच्च आय वर्ग पर सरचार्ज बढ़ाया गया। होम लोन पर अतिरिक्त टैक्स छूट मिली। हाई वैल्यू लेन देन पर ITR जरूरी कर दिया गया। साल 2020 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया। नए ऑप्शनल टैक्स व्यवस्था लागू हुई, यानी अब आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में से अपने मन मुताबिक चुनाव कर सकते थे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT को खत्म किया गया।
वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स को ITR से राहत दी गई। सस्ते मकानों पर टैक्स छूट की ड्यूरेशन बढ़ी। साल 2021 में निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में निवेश और निजीकरण पर फोकस किया, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट किया। स्टार्टअप टैक्स छूट की ड्यूरेशन बढ़ गई। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। BPCL, एयर इंडिया सहित PSU में विनिवेश किया गया। इंश्योरेंस FDI सीमा 49% यानी 49% से बढ़ाकर 74%, 74% की गई। साल 2022 का बजट भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास और रोजगार पर जोर देते हुए पेश किया। प्रधानमंत्री आवास योजना 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। युवाओं के लिए रोजगार में 60 लाख नौकरियों का टारगेट किया गया। 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने नई टैक्स प्रणाली पर जोर दिया और 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया, जो कि पहले 5 लाख तक की सीमा में थी। 7 बजट प्राथमिकताएं सामने आई: समावेशी विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी और युवा शक्ति। साल 2024 के पूर्ण बजट पर नजर डालेंगे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को खत्म किया था। नौकरी करने वालों के लिए पहली बार सरकारी वेतन सहायता योजना आई। EPFO कर्मचारियों को DBT के जरिए 1 महीने का वेतन मिला। लगभग 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को फायदा मिलने का अनुमान लगाया गया। साल 2025 का पूर्ण बजट 2 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया। अपडेटेड रिटर्न की सीमा 4 साल की गई। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। 2 घरों पर टैक्स लाभ की सुविधा मिलने लगी। वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय छूट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। हर साल बजट में कुछ न कुछ बदलाव किया गया। कभी आम जनता खुश हुई तो वहीं कभी-कभी ये बजट मिडिल क्लास वालों के लिए परेशानी से कम नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इस बार के बजट में किस सेक्टर को फायदा होता है और आम इंसान के लिए क्या सस्ता और क्या महंगा होता है।